हेलो एवरीवन, मैं नरेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RN स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के जो भूभाग हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। और डॉक्टर सक्सेना के अनुसार राजस्थान के जो भूभाग हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों की अगर बात करें वो कौन कौन से भाग थे, तो वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसके बाद में हमने पढ़ा था वो था अरावली, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इनमें हमने बांटा था। और हमने अध्ययन किया था कि किस महाकल्प का ये अवशेष है, उनका जो निर्माण है, जो भौतिक भूभाग है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ था, और इसका युग के अनुसार जो कालखंड है उनके अनुसार इनको किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई आदि का हमने अध्ययन किया था। और आज अगर बात करें वो रहेगा अपना टॉपिक, तो वो है एक एक भाग को लेकर आज हम पढ़ेंगे, जो एक एक भाग को विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि भौतिक भूभाग राजस्थान के, और हमने इनको 4 भागों में बांट दिया था। 4 भागों में बांट दिया। पहला था उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली, और फिर बात की तो वो है पूर्वी मैदानी भाग। और चौथे नंबर पे अगर बात करें तो वो बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी क्षेत्र। और उसके बाद हमने इनका महाकल्प के बारे में पढ़ा था, महाकल्प। और महाकल्प में मैंने बताया था आद्य महाकल्प, मध्य महाकल्प और नव महाकल्प। मैंने पढ़ा था आद्य महाकाल और मध्य और उसके बाद नव। और यही लेकर हमें एग्जाम्स में क्या प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कालखंड के अनुसार इनका क्या क्रम है। कालखंड के अनुसार मतलब इनके निर्माण समय कि सबसे पहले कौन सा बना था, उसके बाद कौन सा, सबसे नवीन कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। तो कालखंड को लेकर हमें प्रश्न पूछ ले कि कालखंड के अनुसार इनका सही क्रम बताओ, तो कालखंड की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था, वो था अरावली। और अरावली के बाद बात करें तो किसका निर्माण हुआ था, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसका निर्माण हुआ था। और अगर बात करें अरावली, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग, और सबसे लास्ट में हुआ था वो था अपना मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अगर कालखंड को लेकर पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग है सबसे नवीन है, तो सबसे नवीन भौतिक भूभाग कौन सा है, वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। या फिर पूछ ले सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अरावली। या फिर पूछ ले कि जो इनके निर्माण या फिर कालखंड के अनुसार या फिर इनके निर्माण के अनुसार सही क्रम है, और सही क्रम में हमें अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश दे देगा, या फिर इनके क्रम को चेंज करके दे देगा। हमें पहचानना होगा कि इनके जो कालखंड है उनके अनुसार सबसे नवीन भाग कौन सा है, सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। ठीक है, तो ये होगा कालखंड को लेकर हमें क्या प्रश्न पूछ सकता है। और उसके बाद अगर बात की जाए, और आज हम पढ़ेंगे इनका विस्तार। और विस्तार की बात करें तो पहला कौन सा भाग हो गया, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग। और अगर बात करें हम राजस्थान के मैप में, राजस्थान के मैप में अगर बात करें तो वो होगा ये भाग, ये जो ऊपर का भाग है उत्तर पश्चिम भाग है, वो है कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, मतलब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो इतना भाग है जिसके अंदर राजस्थान के 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 12 भाग। और कौन सा है ये, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अगर बात करें कितने प्रतिशत भूभाग पे, तो वो होगा 61.11% भूभाग में। लेकिन एक बार हम इसको आगे अध्ययन करेंगे इसका। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। और जो ये मरुस्थल है वो कौन सा है,
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश है तो कौन सा मरुस्थल है, तो वो बात करेंगे थार का मरुस्थल। और अगर बात करें थार के मरुस्थल की तो वो कितने देशों में फैला हुआ है, वो है 2 देशों में फैला हुआ है। दूसरा, पहला तो कौन सा है, पाकिस्तान, और दूसरा देश कौन सा है, वो हो जाएगा भारत। कि जो थार का जो मरुस्थल है कितने देशों में फैला हुआ है, तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में। और अगर बात की कि पाकिस्तान में कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा 15%, मात्र 15% भाग तो कौन से देश में है, पाकिस्तान में। और अगर बात की जाए भारत में, तो बचा हुआ 85% भाग कौन से देश में है, वो हो जाएगा भारत देश के अंदर। अगर भारत को लेकर प्रश्न पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों में यह फैला हुआ है, जो थार का मरुस्थल है भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो भारत की अगर बात की जाए तो उसमें 4 राज्यों में फैला हुआ है। वो जो 4 राज्य कौन कौन से हैं, वो जाएगा गुजरात, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इन 4 राज्यों के अंदर क्या है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अब हम थार को मरुस्थल को लेकर हमें एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, उसका बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो थार का जो मरुस्थल है, इनको लेकर के एक तो विश्व के मरुस्थलों से तुलना करवा सकता है इसकी, ठीक है, विश्व के मरुस्थलों से इसकी तुलना करवा सकता है। या फिर पूछ ले जो थार का मरुस्थल है किस मरुस्थल का भाग है। और क्या प्रश्न पूछ सकता है, जो थार के मरुस्थल है इनको लेकर जो विशेषता है इनकी, जैसे बात करें कि विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। अगर बात करें जो थार का मरुस्थल है उसको तुलना अन्य मरुस्थल से कर ले कि किस मरुस्थल की जो स्थिति और विस्तार हूबहू थार के मरुस्थल जैसा है, तो ठीक है, तो ये हमें थार के मरुस्थल के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अपना टॉपिक अब रहेगा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, और थार का जो मरुस्थल है उसकी अगर बात की जाए तो इसकी तुलना किस मरुस्थल से की गई है, तो वो है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो इसकी तुलना की अगर बात की जाए गोबी मरुस्थल से की गई है, गोबी मरुस्थल से की गई है, गोबी मरुस्थल से। और अगर बात करें गोबी मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है, वो है मंगोलिया में। कौन से देश में, तो वो है मंगोलिया। जो मंगोलिया का गोबी मरुस्थल है उसकी तुलना किस मरुस्थल से की गई है, थार के मरुस्थल से की गई है। और अगर बात करें जो थार का मरुस्थल है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो थार का जो मरुस्थल है वो किस मरुस्थल का अवशेष है, तो बात करें यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल, पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही भाग है। उसके बाद अगर बात की जाए और क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, जनसंख्या वाला मरुस्थल, कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, वो हो जाएगा थार का मरुस्थल। और अगर बात की जाए कि विश्व का सर्वाधिक
जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? जैव विविधता वाला मरुस्थल। अब देखो एग्जाम में हमें इनको लेकर क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। एक तो इसकी तुलना पूछ सकता है किस मरुस्थल से की गई है, तो कौन सा हो जाएगा? जो मंगोलिया का गोबी मरुस्थल है। उसके बाद ग्रेट पैलियो आर्कटिक जो मरुस्थल अफ्रीका का, उससे इसकी इस जो थार का मरुस्थल है उसको भाग बताया गया है इस मरुस्थल का। अगर बात की जाए कि विश्व का अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना थार का मरुस्थल। और अगर बात करें जैव विविधता की तो वो भी कौन से मरुस्थल की है? सर्वाधिक थार के मरुस्थल। और उसके बाद में अगर बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है? वर्षा को आकर्षित करता है। देखो बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप, पहले तो जो भारत के जो अखंड भारत था उस आज उसके टुकड़े, जैसे बात करें नेपाल, जो पाकिस्तान है और कुछ भाग चाइना का, जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। और जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा को आकर्षित कौन सा करता है? थार का मरुस्थल। क्यों? क्योंकि थार के मरुस्थल में क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूनतम वायुदाब होगा। और अगर न्यूनतम वायुदाब होगा तो जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो अपने बंगाली खाड़ी, अरब सागर, तो वहां से हवाएं इस तरफ आएंगी और अपने साथ मानसून को लेकर आएंगे। तो वर्षा को आकर्षित की कौन सा मरुस्थल करता है अपने वो भारतीय उपमहाद्वीप में? तो वो हो जाएगा थार का मरुस्थल। और अगर बात करें जो थार का मरुस्थल है तो ये राजस्थान में, तो ये है राजस्थान के 12 जिलों व 4 संभागों में फैला हुआ है। संभागों में फैला हुआ है। जो थार का जो मरुस्थल है कितने भागों में फैला हुआ है? 12 जिलों के अंदर, और 12 जिले और 4 संभागों में फैला हुआ है। 12 जिले कौन कौन से हैं? आगे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर और बाड़मेर, जोधपुर। तो ये जो 12 जिले हैं उनके अंदर कौन सा मरुस्थल फैला हुआ अपने यहाँ राजस्थान में? थार का मरुस्थल। और 4 संभाग कौन कौन से हैं? एक तो बीकानेर संभाग हो जाएगा, उसके बाद जोधपुर संभाग, और तीसरा जयपुर संभाग, और अगर बात करें एक हो जाएगा अजमेर संभाग, क्योंकि अजमेर संभाग का नागौर जिला है वो किस में फैला हुआ, जो उसका कौन सा जिला आ रहा है? नागौर जिला। तो जो हो जाएगा इसे अजमेर जो संभाग है वो भी जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखो और क्या प्रश्न पूछ सकता है। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का, वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है? तो बात करें तो यह है राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। फैला हुआ है कि जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है यह राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? 61.11% भूभाग पर। अगर हमें प्रतिशत ना दे करके
अगर हमें जो आंकड़े दे तो हम कैसे करेंगे, तो वो याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना है, 3,42,239 और उसका 61% निकाल देना। ठीक है, वो आ जाएगा इसका आंकड़ों में। तो याद रखना राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। और अगर हमें पूछ ले कि जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो राजस्थान की 40% जनसंख्या, 40% जनसंख्या, 40% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें यहां निवास करती है। अगर हमें पूछ ले और कि यहाँ जो वनस्पति है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, तो मरूदभिद, मरूदभिद। और अगर बात करी जाए विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट, जीरोफाइट, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मरूदभिद। और अगर बात करें विज्ञान की भाषा में क्या नाम है इसका, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है और जनसंख्या 40% निवास करती है। और अगर बात पूछ ले और मरूदभिद वनस्पति की अगर बात करें, जैसे बबूल, खेर, केर, ठीक है, और जो खेजड़ी, ये जो वनस्पति है ये पाई जाती है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और अगर पूछ ले घास, कि घास कौन कौन सी पाई जाती है, घास कौन कौन सी पाई जाती है इस प्रदेश में, तो घास की अगर बात की जाए तो वो होगी सेवण, दामन, मरूत, करड़, अंजन। सेवण, दामन, मरूत, करड़, अंजन, ये क्या है, घास के प्रकार हैं, घास के प्रकार हैं। तो जो घास है कौन कौन सी है, सेवण, दामन, मरूत, करड़, अंजन, ये घास के प्रकार है जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। और हमें इसमें एक ढाल को लेकर भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसका ढाल किस तरफ है, ढाल को लेकर भी अगर बात करें ढाल, तो देखो ये अपना राजस्थान है और ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर बात की जाए ये घग्गर नदी है, ठीक है, और ये लूणी नदी। मतलब क्या है कि उत्तर से लेकर के और दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ आती है। तो पानी किस तरफ आएगा, ढाल की तरफ ही तो आएगा। तो अगर इसके ढाल को लेकर हमें प्रश्न पूछ ले तो वो क्या होगा कि इसका ढाल, तो वो होगा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ये पूरी मैदानी भाग को लेकर के हमें ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और अगर अब हम बात करेंगे जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसको आगे कितने भागों में बांटा हुआ है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट। और बात करें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, और इसको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में और बांटा गया है। एक तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगर हम बात करेंगे तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसमें तो कौन कौन से जिले आते हैं? चलो इसमें तो आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। और भी जैसे बात करें गंगानगर का कुछ हिस्सा है, चूरू का कुछ हिस्सा है, जालोर का कुछ हिस्सा है और नागौर का कुछ हिस्सा है, लेकिन मुख्यतः इनमें पाया जाता है कौन सा? शुष्क उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अगर हम बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? तो इसको किया है 4 भागों में डिवाइड किया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा अगर बात करें नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथे की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? लूणी नदी प्रवाह क्षेत्र, लूणी नदी प्रवाह क्षेत्र। या फिर बात करें दूसरा है इसका नाम गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है? शुष्क मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध शुष्क की अगर बात की जाए तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, और बात करें तो जो अपने लूणी नदी प्रवाह क्षेत्र या फिर इसी को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 4 भागों में बांटा गया है। अगर बात करें एक तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क, और अगर बात करें दूसरा किस हिसाब से बांटा गया है तो दूसरा हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे जो घग्गर का मैदान है उसके बारे में, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी नदी प्रवाह। और इससे लेकर विशेष क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? एक तो बालू का स्तूप और मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन कौन से हैं? हमादा क्या है? इर्ग क्या है? लघु मरुस्थल कौन सा है? रेगिस्तान मार्च से आप क्या समझते हो? बरखान क्या होता है? सीप क्या है? ठीक है, आदि को लेकर के हम कल मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।